नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक। और कल के वीडियो में हमने कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध की बात की थी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच हमने रिलेशन डिटरमाइन किया था, लेकिन कल हमने उन दोनों को वेक्टर फॉर्म में डिटरमाइन नहीं किया था, सदिश रूप में हमने उनका संबंध ज्ञात नहीं किया था। आज हम ज्ञात करने वाले हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन को डिटरमाइन करेंगे। देखते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच वेक्टर फॉर्म कैसी होती है। तो थोड़ी बातें कुछ समझने वाली है। कैसी समझने वाली है? देखो, हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v, जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच रिलेशन था। कुछ बातें याद रखो बच्चों, जैसे एक शब्द होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अभी लिखना कुछ नहीं है, विस्थापन। तो विस्थापन, कोणीय विस्थापन कौन सा होता है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, उसको हम थीटा कहेंगे। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कौन सा, यानी रेखीय विस्थापन कौन सा है, उसको हम एक्स या फिर आर या एस, जैसे भी जो शब्द हम डिनोट करते हैं पीछे वाले, वो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर रेखीय विस्थापन। वहीं अगर अपन बात करें कोणीय वेग की, तो कोणीय वेग जो होता है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। वहीं रेखीय वेग जो है, रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण में कोणीय त्वरण तो जो होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा दैट इज एल्फा, और रेखीय त्वरण जो है, जो हम यूज करते आए हैं, उसको हम कहते हैं ए। याद रखो बच्चों, जो स्थिति या जो पोजीशन, जिस प्रकार की इफेक्ट जो है लीनियर मोशन में वेलोसिटी का होता है, वेग का होता है, वही अर्थ कोणीय वेलोसिटी में या एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा का होता है। या कोणीय जो गति होती है, वर्ताकार या घूर्णी गति होती है, उसमें वेग का अर्थ ओमेगा होता है। एक तो वस्तु है सीधी गति कर रही है ऐसे, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक तो विस्थापन हो सकता है इसका, एक वेग हो सकता है, एक इसका त्वरण। तीन राशियां हम इसकी पढ़ते हैं जनरली। वहीं अगर एक वस्तु किसी वस्तु के चारों ओर घूमने लग जाए आर त्रिज्या में, तो रेखीय वेग होता है ना, वो हमेशा इसकी स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में होता है। ये कितना विस्थापन तय करेगी यहाँ से यहाँ तक, दैट इज हम कहते हैं चाप, इसको चाप बोलते हैं। ये जो विस्थापन है ये तो है रेखीय। अब यहाँ से और यहाँ, इन दोनों के बीच कोण कितना बना, वो होता है कोणीय विस्थापन। किस वेग से ये इधर ट्विस्ट हो रही है, दैट इज ओमेगा। तो रेखीय वेग v, कोणीय वेग ओमेगा, रेखीय विस्थापन s, जिसको हम चाप से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोणीय विस्थापन थीटा। ऐसे ही रेखीय वेग में अगर परिवर्तन आए तो उसको हम लोग कहते हैं त्वरण a। वहीं अगर हम कहें एंगुलर वेलोसिटी में अगर चेंज आए तो दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ये कुछ तथ्य है जो एक टेबल के रूप में मैं लिखूंगा। कल का अपना जो टॉपिक था उसमें हमने रिलेशन जब डिटरमाइन किया तो वो रिलेशन आया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर थी रेडियस या फिक्स डिस्टेंस जो रोटेशनल एक्सिस से उस पार्टिकल की है। देखते हैं आज किस प्रकार इसका वेक्टर फॉर्म बनता है। तो इस रिलेशन के बाद हम लिखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन v एंड ओमेगा। इन दोनों के रिलेशन देखो, सदिश निरूपण, v व ओमेगा का। छोटी सी बात, कैसे? सदिश के लिए आपको पता है किसी प्रेक्षक को दूसरी जगह बैठना पड़ता है।
कोई भी चीज़ की अगर आप दिशा देखोगे तो किसी एक ऑब्जर्वर पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखनी पड़ती है। जैसे मैं कहूँ कि एक ये अक्ष है और इसके चारों ओर एक वस्तु है, आर त्रिज्या के पथ में घूम रही है। किस में घूम रही है? आर त्रिज्या के पथ में घूम रही है। ये इसकी आर त्रिज्या। मान लेते हैं किसी टाइम टी पर ये कण पी बिंदु पर है। किस बिंदु पर है? पी बिंदु पर। यहाँ पर इसका जो वेग होगा वो होगा v। कितना होगा? v वेग होगा। फिर अक्ष जो है वो मान लो OY कह सकते हो आप। OY अक्ष जो है उसके चारों ओर ये घूम रहा है। ये अक्ष है, इसके चारों ओर यहाँ पर ये घूम रहा है। ऑब्जर्वर है वो O पर बैठा है। कहाँ पर बैठा है? O पर बैठा है। तो यहाँ से O से अगर इसको हम कनेक्ट करें तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस जो है कैपिटल R है। कितनी R है? कैपिटल R। ये पोजीशन है किससे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट P की। मान लो आकाश में कोई वस्तु ऐसे सर्कुलर घूम रही है, हमसे वो कितनी डिस्टेंस पे है? दैट इज कैपिटल R। और आकाश में जो घूम रही है उसके सेंटर से वो कितनी दूरी पर है? वो हो गई इसकी स्मॉल r। दो बातें सीखो। ये वस्तु घूम रही है इस अक्ष के चारों ओर ऐसे, तो यहाँ से ये कितने डिस्टेंस है? दैट इज r। अब नीचे व्यक्ति कोई खड़ा है इस अक्ष पर, वो इस घूमती वस्तु कैसे देखना चाहे तो उससे उस पॉइंट इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है? दैट इज r। तो वेक्टर फॉर्म में अपने को अभी पता चलेगा कि v की डायरेक्शन को आप पीछे बढ़ाओ तो O पॉइंट पे क्रॉस करेगा। मान लेते हैं वो डिस्टेंस r है। अब ये गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। ये जो इसका सेंटर पॉइंट था वो O डैश कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से एंगल जो बनता है वो थीटा बनता है। आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपन कह देते हैं, इसमें थोड़ा लिख देते हैं। माना एक कण P घूर्णन अक्ष OY के अनुदिश घूर्णन गति ओमेगा कोणीय वेग से कर रहा है, या अनुदिश ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। Suppose a particle P rotating about the axis OY with omega angular वेलोसिटी जो आपको चित्र में प्रदर्शित है। और इसकी ओमेगा की जो डायरेक्शन है ना बच्चों, वो इस एक्सिस के डायरेक्शन में ही होगी। तो आप कह दो इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश है। इट्स डायरेक्शन is along rotation axis। ये बात सही है बच्चों। इसके बाद हम इसकी रेडियस को कंक्लूड कर सकते हैं। इट्स रेडियस इज r। इसकी त्रिज्या r है। यदि, अब समझने वाली बात यहाँ पर आ जाती है, यदि O बिंदु से इसका स्थिति सदिश, किसका? P पॉइंट का स्थिति सदिश जो है वो कैपिटल R हो। यदि O से, O क्या है? एक प्रकार से मूल बिंदु है। O से
P का स्थिति सदिश कैपिटल R हो तो स्मॉल r बराबर किससे भाई, चित्रानुसार स्मॉल r का जो मान है ना बच्चों वो कैपिटल R साइन थीटा हो जाएगा। कैसे, देखो ये एक ट्राइंगल बन गया O से O डैश इंटू P, तो O डैश P का एक ट्राइंगल है, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार, लंब आधार कर्ण। आपको साइन थीटा का सूत्र चाहिए, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो R अपॉन कैपिटल R, तो विच इंप्लाई स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आ जाता है, R साइन थीटा। अब 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, इसलिए 10th वाली बात याद रहनी चाहिए आप सबको। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर पोजीशन वेक्टर इसका R हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू R साइन थीटा हो जाता है। अब हम संबंध से एक बात जानते हैं, नाउ बाय रिलेशन v इज इक्वल टू क्या था, R ओमेगा था, R की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू कैपिटल R साइन थीटा आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आपको पता है सदिश गुणनफल में क्या होता है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में चला जाता है। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बच्चों, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यही तो है सदिश का निरूपण। सदिश रूप में हमने लिख दिया, R साइन थीटा को हमने ओमेगा इंटू R साइन थीटा ये क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिया। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तो वापस R साइन थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार अपन रिलेशन डिटरमाइन करते हैं लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच, देखते हैं। तो अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। साथ में हम लोग इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी ज्ञात कर लेंगे। रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण। रेखीय त्वरण को तो हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, याद रखें इस बात को, स्मॉल a से, और कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करेंगे में संबंध। देखो कैसे, ये परिभाषा तो सबको पता है, किसी का भी एक्सीलरेशन हो, जैसे रेखीय वेग की बात करें तो रेखीय वेग में परिवर्तन हो जाता है रेखीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो कोणीय त्वरण हो जाएगा। ये परिभाषा जानते हैं अपन, तो हम कह देंगे कोणीय त्वरण अल्फा तो होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। रेखीय त्वरण लीनियर एक्सीलरेशन, ये लिख दो बच्चों, एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर त्वरण यानी रेखीय त्वरण को कह देंगे लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन का मतलब रेखीय वेग में परिवर्तन की दर। अगर वेक्टर फॉर्म भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखो तो चलेगा, मैग्नीट्यूड में आ जाएगी बात। हम एक बात जानते हैं, तो A इज इक्वल टू होता है डी अपॉन डी टी ऑफ V। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, R ओमेगा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि हमें रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। R इज कांस्टेंट, रेडियस है ये तो डिफरेंशिएशन किसका हो गया, ओमेगा का, और अभी मैंने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R एल्फा। इसका वेक्टर फॉर्म और लिख दो, यही तो संबंध है। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध A इज इक्वल टू R एल्फा होता है। जैसे V इज इक्वल टू R ओमेगा, वैसे इधर आ जाएगा R एल्फा। आपको याद होगा चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या, तो R थीटा से शुरू हुआ था ये,
एक प्रकार से ये रेखीय विस्थापन होता है। एस कौन सा होता है? रेखीय विस्थापन। ये थीटा कौन सा होता है? कोणीय, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या था? रेखीय डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैंने कहा था लीनियर वेलोसिटी वी, तो उसको ओमेगा को आर से फिर गुणा कर दो। ओमेगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी। इसके बाद मैंने कहा एसिलरेशन, तो एसिलरेशन में भी क्या? आर को एल्फा से मल्टीप्लाई करो। एल्फा क्या है? एंगुलर एसिलरेशन। हर जगह आर से मल्टीप्लाई करते जाओ उसके एंगुलर वेलोसिटी को, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर एसिलरेशन को, तो लीनियर रूप से उसके मान आते जाएंगे। रेखीय और इन दोनों में संबंध यही रहेगा। अब ये टेबल बनाएंगे एक छोटी सी, उसमें समीकरणें भी लिखेंगे। गति की 3 समीकरणें थी हमारे पास, याद हो तो। डायग्राम तो वैसा ही रहेगा सबका, यही सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। ये रोटेशनल अक्ष है इसकी, आर रेडियस पे, ठीक है। और ये इसका सेंटर ओ डैश, ये पॉइंट पी, किसी कंडीशन पर, यहाँ ओरिजिन पॉइंट ओ से ये इसका स्थिति सदिश आर, ये रोटेशनल एक्सिस, ये हमारी अक्ष ओ या ए वाई अक्ष ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से राउंड कर रहा है। सिंपल सी बात। लीनियर वेलोसिटी हमेशा इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, ये भी याद रखें। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही पीछे बढ़ाया जाता है। जैसे ही बढ़ाएंगे तो वो सेंटर की तरफ ट्विस्ट होकर ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाएगी वो पॉइंट पर। तो वही सूत्र A इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? याद करो, आर एल्फा। सिंस आर का मान तो कैपिटल आर साइन थीटा होता है, तो A इज इक्वल टू आ गया एल्फा कैपिटल आर साइन थीटा। इसको जब तक ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा जाए तब यहाँ लिख दो और चाहे इधर लिख दो, एक ही बात है। वेक्टर में लिखने के बाद पोजीशन चेंज नहीं कर पाते। आपको पता है ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता। अगर आप जैसे A क्रॉस B लिख दो एक बार, तो उसको B क्रॉस A नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाता है। इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो A इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? देखो, ये एल्फा है क्रॉस, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? कैपिटल आर। ये रिलेशन हो गया इन दोनों का, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। आपको याद होगी 3 गति के समीकरण हैं, दोनों एक साथ लिख देते हैं। लीनियर अलग लिख देते हैं, रोटेशनल अलग लिख देते हैं। इधर लिख देते हैं लीनियर मोशन, उधर लिख देते हैं रोटेशनल मोशन, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं रहे किसी के। लीनियर मोशन रेखीय वेग हो, या हिंदी में लिख सकते हैं भाई घूर्णन गति की समीकरण। घूर्णन गति की समीकरण, या दृढ़ पिंड की, ये शब्द और लिख सकते हो। दूसरा शब्द क्या लिख सकते हो? दृढ़ पिंड के घूर्णन गति की समीकरणें, तीनों समीकरण लिखेंगे। तो लीनियर मोशन पहला क्या आ जाएगा? लीनियर मोशन रेखीय वेग। ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं इनको। दूसरा शब्द क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर का दूसरा शब्द क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन, जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। एक है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति में रोटेशनल मोशन और एक ट्रांसलेटरी मोशन है। दोनों शब्द सही है। लीनियर को ट्रांसलेटरी भी कह सकते हैं। प्रथम समीकरण, कौन सी समीकरण? प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन।
याद है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, याद रखो इनको बच्चों, और t टाइम पर फाइनल वेलोसिटी होती है v, और इस v का सूत्र आ जाता है u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सुनो, तो हम इधर क्या बताएं, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा कह सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ये, प्रथम समीकरण, वापस इधर भी प्रथम समीकरण उधर भी प्रथम, दोनों की फर्स्ट। तो फाइनल टी टाइम पर वेलोसिटी जो है एंगुलर, वो हम ओमेगा कहेंगे। इनिशियल जो थी उसको हम ओमेगा जीरो कह देते हैं, यू की जगह क्या लिख देते हैं, ओमेगा जीरो। प्लस एक्सीलरेशन किस प्रकार का होता है, एल्फा होता है, टाइम टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल मोशन। सेकंड होती है विस्थापन से संबंधित, द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पूरा नाम लिख देना चाहिए। सेकंड आपको पता है विस्थापन संबंध, हमने एस कहा था विस्थापन को, एक जगह आर भी लिखा था, एक्स भी लिख सकते हो, जिससे आप विस्थापन बताना चाहो, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहो, दैट इज एस। एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट्स ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इन एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। अब आ जाता है इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशन सेकंड इक्वेशन, ये रोटेशनल ऊपर लिख दिया तो बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, द्वितीय समीकरण, यहां s लिया था, तो आपको याद हो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा कहा था, क्या कहा था, थीटा। इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा जीरो लिख रहा हूं मैं, तो दैट इज ओमेगा जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह एल्फा इंटू टी स्क्वायर। कंठस्थ याद कर लो ये तीनों इक्वेशंस, तो इसके बिना तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाते। आपको किसी कार की वेलोसिटी पूछे टी टाइम बाद और एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगानी है, सिंपल सी बात। डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन देने के बाद, तो ये सूत्र लगाना है। ऐसे ही आपसे कोई पार्टिकल रोटेटिंग कर रहा है, घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, जैसे किसी टाइम टी पर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट दे लिया, अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी बता रखी हो, एक्सीलरेशन बता रखा हो, तो थीटा वाला सूत्र लगा दो, कितना डिग्री का कोण बनेगा बता देगा। आपको पता है एक राउंड कंप्लीट करने में 2 पाई, 2 कंप्लीट करने में 4 पाई, ऐसे ही n साइकिल कंप्लीट करने में n पाई डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, तृतीय समीकरण, ये भी सबको याद होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इधर देखो क्या होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर, क्या आएगी भाई थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू थीटा। याद करो बस, एस की जगह थीटा रखना है, ए की जगह एल्फा रखना है, यू की जगह ओमेगा जीरो रखना है, खत्म बात। ये थी सारी की सारी हमारे पास बातें। अब इसमें अगर समझाना चाहो तो कह सकते हो, ये वाली चीजें तो सबको पता है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, हम चैप्टर 3 से पढ़ते आ रहे हैं। यहां अगर कुछ नई बातें हैं तो ओमेगा क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पर भाई, एट टाइम टी पर, टी टाइम, जिसको फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हो। प्रारंभिक कोणीय वेग, हिंदी में इसको कह सकते हो प्रारंभिक कोणीय वेग।
u0 क्या है, प्रारंभिक कोणीय वेग, एल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, ओमेगा क्या है, t समय पर कोणीय वेग या अंतिम कोणीय वेग, दोनों ही लिख दो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इन दोनों का कंपैरिजन आ गया बच्चों। अब दोनों समीकरणों में कंपैरिजन आ गया कि रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस इस प्रकार होगी और लीनियर की इस प्रकार होगी। हम अभी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिनमें इन इक्वेशंस को प्रूव और करके बता देंगे कि किस प्रकार ये प्रूव होती है। वही अपना न्यूमेरिकल भी बन जाएगा और इसका टॉपिक भाई कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, जैसे सीधा सीधा आ जाएगा प्रूव दैट ओमेगा 0 प्लस समथिंग ओमेगा इज इक्वल टू, तो हम इसको प्रूव करके देखेंगे। ये सिद्ध करके बताओ, ये सिद्ध करके बताओ। तो ऐसे ही टॉपिक ऐसे आ सकता है कि ज्ञात कीजिए फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन इन रोटेशनल मोशन ये होती है, सेकंड मोटेशन में ये होती है, थर्ड इसमें ये होती है। ऐसे ही लीनियर वाली हमने सब ने प्रूव करके देख रखी है। तो आगे के अपने जो टॉपिक है वो है थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड, कुछ न्यूमेरिकल। अब उसमें एक शब्द आएगा बच्चों चलते चलते, जैसे मैं कोई न्यूमेरिकल बोलूँगा ना तो उसमें आएगा शब्द RPM, याद रखना। जैसे मैं पंखे की बात करूँ और पंखे के लिए क्वेश्चन आ जाए कि इनिशियली एक पंखा जो है वो 1400 RPM गति से गति कर रहा है। RPM, R का मतलब होता है राउंड, P का मतलब होता है पर, M का मतलब होता है मिनट, तो राउंड पर मिनट, यानी एक पंखा 1 मिनट में 1400 बार राउंड कर रहा है, तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे 1400 RPM। ऐसे ही किसी भी बॉडी जो रोटेटिंग कर रही हो उसके लिए अगर RPM शब्द आए तो उसका मतलब है 1 मिनट में वो उतना राउंड कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, एक प्रकार से कोणीय उसकी आवर्ती हो गई या कोणीय वेग का मान है। अगर मैंने कल भी कहा था अगर कोई वस्तु राउंड ज़्यादा करती है तो उसको हम कोणीय वेग न कहकर कोणीय आवर्ती कहने लग जाएंगे। और कोणीय आवर्ती को अगर आप रेखीय आवर्ती में बदलना चाहते हो तो हमारे पास सूत्र है 2πn, n होती है रेखीय आवर्ती। n का जो मान है वो भी याद रखो, n का मान होता है 1/t। ये सूत्र हमने कल वाले डेरिवेशंस में डिटरमाइन किया था। इसको n को कई किताब वाले f भी लिख देते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। f का मतलब भी फ्रिक्वेंसी है, f का मान भी 1/t ही होगा। n भी फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ऑल्सो 1/t। कई किताब वाले जैसे पढ़ो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो फ्रिक्वेंसी को म्यू लिख देते हैं, थोड़ा v जैसी शेप है घुमा देते हैं ऐसे, ये भी फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मान भी 1/t होता है, यानी टाइम का इनवर्स हमेशा फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को शॉर्ट में लिखते हैं HZ, हर्ट्ज। ये इसकी आवर्ती का मात्रक है अगर कहीं पूछा जाए। वैसे आगे अपन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आएगा इसका। तो आगे का अपन टॉपिक देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। चलो फर्स्ट इक्वेशन ही हम डिटरमाइन कर लेते हैं, तो अपना एक क्वेश्चन के रूप में इसको लिख लेते हैं। ऑब्टेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी, ये हमें डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी। याद है ना, ओमेगा क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। टी है टाइम। सॉल्यूशन देखो इसका। सिंस वी नो दैट एंगुलर एक्सीलरेशन ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। लो ज्ञात कीजिए, ये हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ढंग से देखो, एल्फा को डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, डी ओमेगा इधर रख दो, या फिर डी ओमेगा का इधर ले आओ भाई, डी ओमेगा इज इक्वल टू एल्फा डी टी। अब कह देंगे समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन समाकलन से देखो तो सही समाकलन में क्या होता है।
इंटीग्रेशन पहले डी ओमेगा का करेंगे, दैट इज बिकम एल्फा डी टी, दैट इज बिकम एल्फा डी टी। चलो ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाता है। किसी एक साइड में कांस्टेंट ले लेंगे, दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन होता है तो एल्फा तो कांस्टेंट था, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी प्लस कोई कांस्टेंट ले लिया सी। आपको याद है ना, किसी का भी इंटीग्रेशन करो चाहे एक्स डी एक्स करो, अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस सी आ जाता है, ये अनिश्चित समाकलन कहलाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, इनफाइनाइट या इनडेफिनेट दोनों शब्द यूज कर सकते हो। तो ओमेगा का मान आ गया ये। अब हम लिमिट रखेंगे, क्या लिमिट रखेंगे, लिमिट ये रखेंगे कि t बराबर 0 पर ओमेगा का जो मान होता है ना वो इनिशियल ओमेगा के बराबर होता है। आपको याद है प्रारंभ में, यानी t बराबर 0 का मतलब प्रारंभ, इनिशियली जब वेलोसिटी देखते हैं तो वो प्रारंभिक वेग होता है, ओमेगा नहीं होता। तो उस कंडीशन में जैसे आप t यहाँ 0 रखोगे तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, c के, और इस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 0। तो इसका मतलब जस्ट इसके नीचे आ जाएगा ओमेगा 0 बराबर c। किस कंडीशन में, t बराबर 0 पर, यहाँ लिख सकते हो प्रारंभ में, प्रारंभ में इनिशियली, इनिशियली t बराबर 0 इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। जैसे ही आप यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा 0 रखो, t की जगह t 0 रखो तो ये 0 हो गया, तो c किसके बराबर हो गया, ओमेगा 0 के। इस ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा नॉट, t की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और c किसके बराबर हो गया डायरेक्ट। अब कह देंगे इस समीकरण में मान रख दो भाई, 9/1। अब 1 में क्या है, c की जगह क्या रख दूंगा, ओमेगा 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी। यही तो हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अरे भाई इस c को मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ क्या फ़र्क पड़ता है, 2 + 3 या 3 + 2 होगा तो 5 का 5 ही, एडिशन है न कि सब्ट्रैक्शन। ये छाप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शानदार क्वेश्चन आ रहा है दैनिक जीवन से संबंधित। अब अपना क्वेश्चन है एक ऑटोमोबाइल से संबंधित। इंग्लिश में अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे क्वेश्चंस को, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 12 RPM टू 3120 RPM। RPM मतलब राउंड पर मिनट, तो 1200 RPM से 3120 RPM तक ये इंक्रीज होता है उसका राउंड इन 16 सेकेंड। टाइम कितना लेता है, 16 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका कोणीय त्वरण कितना है, और ये मानते हुए कि कोणीय त्वरण पूरे समय अंतराल तक कांस्टेंट रहता है। तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, एज्यूमिंग एक्सीलरेशन ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एक्सीलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। नंबर सेकंड, दूसरी बात पूछी है हाउ मनी रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर काटता है, हाउ मनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मैक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। हिंदी वाले, ऑटोमोबाइल इंजन का कोणीय वेग 16 सेकंड में 1200 RPM से 3120 RPM हो जाता है, से बढ़कर 3120 RPM हो जाता है। तो नंबर फर्स्ट, यह मानते हुए कि कोणीय त्वरण समान रहता है, इसका मान ज्ञात करो। मतलब पहले हमें कोणीय त्वरण ज्ञात करना है। दूसरा, इस समय में इंजन कितने चक्कर लगाता है, थीटा का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, देखते हैं कैसे सूत्र आता है, क्या आता है। सॉल्यूशन दिया क्या गया अभी हमें, ये तो ये देखो गिवन। सबसे पहले तो ये चीज देखो, गिवन हमें दे रखा है 3120 और 1200 RPM। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है और सेकंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को मैं N0 कह दूं, बेटर रहेगा। दैट इज 1200 RPM।
राउंड पर मिनट, इसको सेकंड में बदलो पहले तो 1200 बट्टा मिनट के 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 का भाग दे दो, ये हो जाएगा RPS, राउंड पर सेकंड बन जाएगा। जैसे ही 60 का भाग दोगे तो N0 का मान आ गया 20, कितना आ गया 20 राउंड पर सेकंड हो गया। क्यों भाई राउंड सेकंड में क्यों निकाला? क्योंकि हमें इसका टाइम जो है वो सेकंड में ही दे रखा है, इसलिए मैंने सेकंड में निकाल लिया। दूसरा N1 या N कह दो, एक दूसरी बात N1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। N जो है वो यानी फाइनल फ्रिक्वेंसी, कितने सेकंड बाद? T बराबर 16 सेकंड पश्चात, 16 सेकंड पश्चात आवृत्ति कह दो या कोणीय वेग कह दो, जो भी आप लिखना चाहो, दैट इज N। N का मान मेरे पास है 3120 RPM। कितना है? 3120 RPM। इसका मान मेरे पास आ जाएगा 3120 बट्टा 60 RPS। सेकंड में निकाल लो, 60 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो N का मान सेकंड में अपने पास आ जाएगा, वो आएगा 52। 6 का भाग दे के देखो, 6 पंजा 30, 5 2 बच गए 52 RPS। दो बात आ गई मेरे पास। टाइम आपको पता है 16 सेकंड लेता है, तो अब कह देंगे कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन L इज इक्वल टू अंतिम वेग यानी अंतिम कोणीय वेग ओमेगा माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 बट्टा अंतिम टाइम T माइनस T0। देखो ओमेगा का मान होता है 2πN, N कौन सा? अंतिम, तो N माइनस ये हो जाएगा 2πN0 बट्टा T माइनस T0 का मान स्पष्ट इन्होंने पहले से ही कह दिया 16 सेकंड लगता है। यस लिख दो, ये राइट डाउन। हमारे पास कोणीय त्वरण तो आ ही गया, बस 2 लाइनों का उत्तर बचा है। कैसे? देखो जस्ट इसके नीचे लिखना है L इज इक्वल टू 2π कॉमन निकाल लो, होल बट्टा में 16 N माइनस N0, N माइनस N0। उत्तर आ ही गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 2π N माइनस N0 क्या है भाई? 52 में से क्या कट जाएगा? 20। 52 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 16। उत्तर निकाल लो बच्चों, कितना उत्तर आएगा इसका आप जानते हो। 52 में से अगर 20 जाता है तो 32 बचता है। कितना बचता है? 32। अब 32 में अगर 16 का भाग दोगे तो 2 बार डिवाइड होगा, और 2 से 2π को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π आ जाएगा। इसका मतलब एल्फा का मान 4π रेडियन में आएगा। आप ध्यान रखें इस बात को, 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि कोण का मान ये है 2π से मल्टीप्लाई होने पे ये एंगल में बदल गया, और एंगल डिग्री में नहीं आता, सबसे पहले आता है रेडियन में। अगर डिग्री में बदलना हो तो 57.3 से डिवाइड करना पड़ता है। देखो कैसे आएगा। L इज इक्वल टू 2π इंटू 32 बटा 16, दैट्स बिकम 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। यही तो कोणीय त्वरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या आएगा। दूसरी बात, इसने क्या पूछा था हमें? 2 नंबर। ये 1 नंबर बात थी बच्चों, 1 नंबर बात थी। यहाँ 1 नंबर तक देना कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन की जगह। 2 नंबर बात पूछी है इसने, कोणीय विस्थापन। एक प्रकार से क्या है? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही तो पूछा है इसने, इतने टाइम में ये कितना रिवॉल्यूशन करता है, या फिर ये कह सकते हो रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब भी कोण ही है बच्चों।
कि कितने डिग्री का कोण बना लेगा ये, उसका सूत्र और देखो अच्छा रहेगा। कैसे देखो, हमारे पास सूत्र होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। थीटा का मान पड़ा है, ओमेगा नोट का मान क्या होगा 2πn0 इंटू टी कितना है भाई 16 प्लस हाफ एल्फा का मान अभी निकाला है हमने कितना है भाई 4π टी स्क्वायर मतलब 16 का होल स्क्वायर। समय कितना दिया था सामने वाले ने 16 दिया था। इसको हल करो भाई, कैसे आएगा मान इसका। यस, थीटा इज इक्वल टू n0 का मान भी पता है आपको 2π। n0 का मान कितना था, देखो n0 का मान 20 था। कैसे पता, हमें पता है 1200 rpm था, उसको मैंने सेकंड में बदला तो आ गया था 1200 डिवाइडेड बाई 60 से डिवाइड करते ही आ गया 20। तो 2π इंटू 20 इंटू 16 प्लस हाफ 4π, एक साथ सबको डिवाइड कर देते हैं 16 को स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, जैसे आपकी इच्छा। मैं तो टोटल मान इसका लिख देता हूं कि इसका मान आएगा 1152 पाई रेडियन। 1152 इंटू पाई रेडियन में मान है बच्चों, ये देख लो। डिग्री में बदलना हो तो आपको पता है कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, उसे मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री मान आ जाएगा। एक रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन अपने को करने हैं बच्चों, ठीक है। चलो आगे भी कई क्वेश्चंस अपन करेंगे। कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। और वैसे भी आज 2021 में प्रवेश किए हैं, तो सभी को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।